यूनिट नंबर 2, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा मैं रफली बता दूं। पहले नाम देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस चेंजेस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट फेलियर, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। ये वो टर्मिनोलॉजी है जो अभी आगे आएंगी, आप समझोगे। ठीक है, मैं जो बोलने लगा हूँ सब कुछ जो है ना कवर हो जाएगा एक रफ स्टार्ट देने के तहत इस यूनिट का। बार बार ये वाले जो है ना सवाल, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है नहीं इकोनॉमी की, इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक सिस्टम की। व्हाट शुड कम इन माइंड? इकोनॉमिक्स से कभी मैं कहूँगा कि वैल्यू जहन में आनी चाहिए, कभी मैं कहूँगा आपकी नीड्स फुलफिलमेंट आनी चाहिए, नीड्स या वांट्स की फुलफिलमेंट आपके जहन में आनी चाहिए। कभी मैं इकोनॉमिक्स से कहूँगा कि इकोनॉमी के अंदर ना 3 अदद एजेंट्स होते हैं आपके, 3 इकोनॉमिक एजेंट्स में, जैसे हाउस होल्ड, इंडिविजुअल जिसे हम कहते हैं, फर्म्स होती हैं, इसी तरीके से गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, हम कभी बॉलर की देखते हैं इकोनॉमी क्या है, किसी प्लेयर की इकोनॉमी देखते हैं, बॉलर की इकोनॉमी देखते हैं, हम कहते हैं कि यार जिसने ज़्यादा बॉलें कराई हो, कम से कम रन खाई हो, वो उतना इकोनॉमिक बॉलर है। मिसाल के तौर पे 10 ओवर्स कराएं एक बॉलर ने और उसके अंदर 55 रन्स खाएं, कंसीड किए। जो दूसरा बॉलर, ये बॉलर ए है, बॉलर बी जो है क्रिकेट के अंदर, उसने मिसाल के तौर पे उसने भी 10 ओवर पूरे फेंके, लेकिन उसने जो है 40 रन खाएं। तो इकोनॉमी क्या है, कौन ज़्यादा इकोनॉमिक है? ठीक है, ये 5.5 की एवरेज से खा रहा है और ये 4 की एवरेज से खा रहा है रन्स। इसको 4 की एवरेज से रन पड़ रहे हैं, जिसको वो ज़्यादा इकोनॉमिक कहलाया बॉलिंग टीम के लिए। सही ना? बैटिंग टीम के लिए ये ज़्यादा इकोनॉमिक कहलाया, इसको कहना सही नहीं है। बैटिंग टीम ये नहीं कहती कि मेरा बॉलर ज़्यादा इकोनॉमिक, बैटिंग टीम कहती है कि मेरा बैट्समैन जिसने ज़्यादा रन बनाए, कम बॉले खा के, कम बॉले पी के, कम से कम बॉले यूटिलाइज करके ज़्यादा रन बनाए, वो ज़्यादा इकोनॉमिक है उनके लिए। तो किसी जगह पर कोई नंबर छोटा ज़्यादा इकोनॉमिक है, किसी जगह पर कोई नंबर ज़्यादा बड़ा वाला ज़्यादा इकोनॉमिक है। क्लियर हो रही है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट देयर। पॉइंट इज कि आपको वैल्यू बेटर कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनपुट के बदले बेटर वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स द मेन पॉइंट, कि आपके इनपुट्स के बदले आउटपुट्स, बीच में प्रोसेस होता है, आपके इनपुट्स लेके आउटपुट्स, जो प्रोसेस सबसे अच्छा परफॉर्म करे वो उतना बेटर, वो उतना ज्यादा इकोनॉमिक हुआ। ठीक है, इसी तरीके से पूरे मुल्क के प्रोसेसेस को अगर कंबाइन कर ले, पूरे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, किनको यूज करके हो रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर हो रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर एक इकोनॉमी, एक पूरा मुल्क, जिसको हम इकोनॉमी भी कहते हैं, इकोनॉमी कहलाती है इसलिए कि एक पूरा मुल्क फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है और आउटपुट जनरेट करता है। सही है? जितना ज्यादा अच्छा आउटपुट हुआ उतना इकोनॉमिक वो मुल्क हुआ, उतना बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करने वाला वो मुल्क हुआ। ठीक है, बेस्ट वैल्यू ऑफ व्हाट? बेस्ट वैल्यू ऑफ यूटिलाइजिंग द इनपुट्स। अब इनपुट्स हमारे लिमिटेड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है। ठीक है ना? तो हमें डिसाइड भी करना होता है कि कौन सी चीज बनाए ज्यादा वांट्स और ज्यादा नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होगी, कौन सी चीज इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, एक मुल्क है जिसके अंदर बेसिक हंगर है, वो उसके पास लिमिटेड अगर रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, तो वो बेसिक एजुकेशन को भी फोरगो कर देगा कि यार बेसिक एजुकेशन भी बात की है। और इसमें कहीं ना कहीं आपने पीछे मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स भी पढ़ा हुआ है, कि वो भी आप रिसोर्स एलोकेशन मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इंसान अपनी रिसोर्स एलोकेशन सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले बेसिक नीड्स को टारगेट करता है। बेसिक नीड्स के बाद फिर वो आता है सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर, फिर आता है सोशल नीड्स के ऊपर, उसके बाद आता है वो एस्टीम नीड्स के ऊपर, और उसके बाद फाइनली वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। क्लियर है? तो वो जो आपने मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स उसमें पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में। बहरहाल ये बात मैं खोलते खोलते दोबारा बंद करने की कोशिश करता हूँ कि इतने अंदाज में आप जो है एक इकोनॉमी को पढ़ लो, समझ रहे हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही है जो आपको बता रहा है कि बेस्ट वैल्यू कहाँ से मिल रही है आपको, आपके मतलब अब इकोनॉमिक्स आपको ये स्टडी करने में मदद देता है कि आप बेस्ट वैल्यू क्रिएशन कैसे करोगे लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए। तो उसके लिए आपको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करनी पड़ती है। आपके यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि मैं एक्स प्रोड्यूस करूँ या वाई प्रोड्यूस करूँ, तो आप एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से करते हो कि जिसमें हमें सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट है, सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही है। मिसाल के तौर पे एक भूखा इंसान
उसको ज्यादा वैल्यू खाने से मिलेगी या उसको बेसिक एजुकेशन दी जाए उससे मिलेगी? वो इमीडिएटली उसको ज्यादा वैल्यू जो है उसका उस वक्त का पेट भर दिया जाए मिलेगी। वो पेट भर गया, उसके बाद आप उसको बेसिक एजुकेशन दोगे कि आप जो उसके लिए खाना लेके आए वो किस जगह से लेके आए थे, तो अगले दिन जाके वो खुद भी ले सके जाके वहां से। ठीक है, दैट इज द सेकेंडरी स्टेज। तो उस वक्त उसकी आपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अपनी की ना कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं उसके साथ, तो आपने पहला आधा घंटा उसको फूड कलेक्ट करके ला के दिया, उसको पहले तो उसका हंगर फुलफिल किया। अब जो आपका मजीद 1.5 घंटा बचा, आपने अब उसको बेस्ट एजुकेशन उसको जो जितना अवेयर कर सकते हो 1-1.5 घंटे में कि भाई आप फला जगह जाओ, वहां पर है ना फला एक किस्म का शिकार है, वो आप शिकार करोगे तो आप अपना फूड जो है ना ले सकते हो, या फला XYZ लोकेशन बता दी, वहां पर कोई एडिबल फूड है वो आप ले से वहां दरख्त से तोड़ के खा सकते हो, XYZ जो भी। समझ आ रही है? हंगर से भी एक स्टेप इमीडिएट हो जाता है, अर्जेंटली। भूख तो बाद में, पहले तो बंदा मर रहा है, अगर उसके बेसिक ऑक्सीजन का मसला है तो सबसे पहले आप उसको एग्जिट दोगे किसी घुटन वाली जगह से, खाना वहां पर नहीं खिलाओगे बिठा के, तो एक स्टेप ऊपर आ गया उसका। समझ आ रही है? तो इमीडिएटली आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज आप एलोकेशन ऐसे करते हो कि सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की उस वक्त वो करें, उसके बाद फिर सेकेंडरी और टर्शियरी पे आए। तो कुछ ममालिक हैं, कुछ वर्ल्ड के सिस्टम्स हैं जो इतने डेवलप्ड है, कुछ इकोनॉमीज इतनी डेवलप्ड है कि उनकी बेसिक नीड्स और बेसिक एजुकेशन सब कुछ फुलफिल्ड है। अब वो बहुत डेप्थ ऑफ रिसर्च के अंदर या कोई अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी है तो उसके अंदर बहुत ही कोई खास किस्म की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इकोनॉमिक नीड्स है उस वक्त। वहां के लोगों की नीड्स तो फुलफिल है, चलो नीड्स का लफ्ज तो एक लिमिटेड होता है जो पेट भरना, रोटी कपड़ा मकान के हद तक है, या ज्यादा बेसिक एजुकेशन एंड अवेयरनेस आप नीड्स में डाल सकते हो, बाकी सब वांट्स में आ गया। तो वहां के लोगों की नीड्स फुलफिल है, वांट्स फुलफिल हो रही है, जो कि एक के बाद एक फुलफिल हो रही है। वो ऐसे मुल्क में जहां पर सारी इस नीड्स बेसिक नीड्स फुलफिल है, आप अगर एक ऐसा स्टार्टअप या सिस्टम लेके आ रहे हो जो आटा ही फराम कर रहे हैं, दे डोंट नीड इट। क्लीन वाटर फराम कर रहे हैं, दे डोंट नीड इट, दे ऑलरेडी हैव इट। उनके लिए उसकी वैल्यू नहीं है, उनके लिए उससे बेटर वैल्यू है समथिंग। क्लियर है? बहरहाल, सो इन दिस होल सेक्शन यू आर गोना रीड अ लॉट लाइक दिस। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें आप इकोनॉमिक्स के 2 वो फोकसेस पढ़ोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल इंडिविजुअल मार्केट के अंदर आके देखती है। फॉर एग्जांपल, एक स्पेसिफिक बिजनेस जो है उसने अपने प्राइसेस बढ़ाए तो उससे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फर्क होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कि अगर एक कार मैन्युफैक्चरर है उसने गाड़ियां महंगी कर दी तो उससे गाड़ियों की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। ठीक है ना? इसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाए कि अगर इन्फ्लेशन हुई, पूरे मुल्क में प्राइस लेवल्स ऊपर चले गए, या गवर्नमेंट ने टैक्स रेट्स बढ़ा दिए, तो लोगों के पास इनकम टैक्स के बाद कम अमाउंट रह जाएगी टू स्पेंड। तो क्योंकि उनके पास कम अमाउंट रह जाएगी तो इसलिए वो अब गाड़ियां नहीं डिमांड कर रहे हैं। एक पॉइंट पे सिर्फ गाड़ी वाले ने अपने प्राइसेस बढ़ाए तो गाड़ी की डिमांड गिरी, दूसरे पॉइंट पे पूरी इकोनॉमी में टैक्सेस बढ़ गए या प्राइस लेवल ऊपर चले गए, जिसकी वजह से गाड़ी की डिमांड गाड़ी क्या, फिर तो हर सेक्टर के अंदर क्वांटिटीज कम डिमांड की जाएंगी, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल्स बढ़ गए या जनरल इनकम टैक्स बढ़ गया तो लोगों की कॉस्ट बढ़ गई, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई। लिविंग कॉस्ट बढ़ने के बाद फिर लोग थोड़े से फर्दर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं या और चीपर प्रोडक्ट्स की तरफ मूव आउट होते हैं। क्लियर? कंज्यूम तो करते हैं लेकिन उनका डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वाइडर एंगल ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी एज अ होल। तो GDP, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं दे कम इन इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह, दे कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग डिसीजन, या एक इंडिविजुअल बिजनेस है उनके डिसीजन मेकिंग, या एक इंडस्ट्री है जो मल्टीपल बिजनेसेस से बन के एक इंडस्ट्री बनते हैं। फॉर एग्जांपल होल कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी माइक्रो नहीं हुआ, ये भी माइक्रो हुआ, क्योंकि पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर तमाम कार मैन्युफैक्चरर शामिल है, उसके अंदर ऑयल मैन्युफैक्चरर शामिल नहीं है, उसके अंदर कोई फूड की कंपनी शामिल नहीं है, फूड मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं वो शामिल नहीं है, बहुत सारे सर्विसेज बैंकिंग सेक्टर्स में शामिल। सिर्फ एक इंडस्ट्री जो कार मैन्युफैक्चरिंग है या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जो कपड़े के काम को लेकर तमाम बिजनेसेस हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहलाते हैं। सिर्फ उनके फोकस से अगर देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन कंप्लीट इकोनॉमी के फोकस से देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। कह रही है जैसे अगर एक मुल्क पॉलिसी लगाते हैं कि कम से कम हमारे लेबर की जो वेज रेट है वो महाना 50,000 रुपए होगी, तो ये पूरे मुल्क में फार एंड वाइड ये पॉलिसी अप्लाई हो रही है, तो इससे पूरी इकोनॉमी की इंप्लॉयमेंट लेवल्स वो हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है। और मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का यूजुअल जो एजेंट है वो कौन है? गवर्नमेंट। सही ना? गवर्नमेंट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हैंड्स ऑन होती है, और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स का भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर कोई ना कोई वो होता है, थॉट प्रोसेस होता है। इसी तरह फर्म्स को भी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर कोई डिसीजन होता है। एक मुल्क है जहां पर कॉस्ट ऑफ एक मुल्क है जहां पर लोगों के पास इनकम लेवल्स डिस्पोजेबल नहीं बचे रहे ज्यादा, क्योंकि इनकम टैक्स बहुत है, तो उस मुल्क में कोई स्टार्टअप या कोई दूसरा बिजनेस आके सेटअप नहीं करना चाहेगा कि अगर उसका बिजनेस इस नौयत का है कि जो कोई लग्जरी सर्विसेज या गुड्स फराम कर रहा है, वो इसलिए नहीं करना चाहेगा क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम रह रही है जनरली। तो जब कम जनरली लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है और उसकी टाइप ऑफ सर्विस जनरल पब्लिक के लिए सही, और वो जनरल पब्लिक की सर्विस दे ही नहीं क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी उसकी, तो वो नहीं लेगा वो डिसीजन। सो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस फर्म्स को भी अफेक्ट करती हैं
बहरहाल लेकिन ज्यादा ताल्लुक उसका गवर्नमेंट की तरफ से. सो यू रीड इट इन हियर माइक्रो. रोल ऑफ मार्केट्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज. ये पूरा एक मार्केट का सिस्टम है कि यूजुअली मार्केट जो है ना प्राइस पॉइंट के हिसाब से चलती है. अगर एक फ्री मार्केट है जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, बिल्कुल भी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी, मार्केट के हाथ में छोड़ा, तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूट उसको करेगी प्रोड्यूस करके जो ज्यादा प्राइस दे रहा है. सप्लायर तो यही चाहेगा ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैन्युफैक्चर से कुछ भी मैन्युफैक्चर करके उसको दें जो सबसे ज्यादा प्राइस पे कर रहा है उसके. तो उसी हिसाब से मार्केट ऑपरेट करती है कि जो जिसके पास सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर है उसको ही गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अगर मार्केट ऑपरेट करे. लेकिन फिर गवर्नमेंट भी अपना मुंह लेके आती है बीच में, रेगुलेशंस लगाती है कि नहीं यार बेसिक नीड्स में तो ऐसा नहीं करो. आटा आप जो है वो मिसाल के तौर पे 500 रुपये का 5 किलो से ऊपर नहीं बढ़ा सकते प्राइस. अगर गवर्नमेंट ने कैप लगा दिया तो 500 रुपये के 5 या 100 रुपये किलो से ऊपर प्राइस नहीं कर सकते. तो 100 रुपये किलो से ऊपर आटे के ऊपर प्राइस जा सकती होती शायद, फिर भी नहीं ले जा रहे फर्म्स. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, रेगुलेशन आ गई. वरना फर्म्स क्या करते, सिर्फ मार्केट ऑपरेट कर रही होती है, गवर्नमेंट को हटा दो, सिर्फ मार्केट ऑपरेट कर रही होती तो वो ज्यादा प्राइस लगा रहे होते और सिर्फ उनको आटा बेचते ज्यादा पैसे देते उसके, तो गरीब और भूखा मरता. सो इसके ऊपर हम बाद में पूरा डिस्कशन करेंगे. डिमांड का मतलब आप पूरे वजाहत के साथ आप देखेंगे आगे. डिमांड और सप्लाई में इन शॉर्ट बता देता हूं. डिमांड कहते हैं विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय समथिंग. तो वो डिमांड कहलाए कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं और आपके पास उसको खरीदने की सकत भी है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बने आप. समझ में आई? वो कस्टमर डिमांड नहीं बना रहा, वो बंदा कस्टमर ही नहीं है जो सिर्फ चाहता है एक चीज खरीदना, पैसे नहीं है उसके पास, या पैसे हैं खरीदने के लेकिन चाह नहीं रहा खरीदना. ये दोनों कस्टमर्स नहीं है, ये दोनों डिमांड का पार्ट नहीं बनते. अगर चाहा तो खरीदने की, कुछ कंज्यूम करने की, और साथ में एबिलिटी टू अफोर्ड हो, तब जाके डिमांड बनती है. इसी तरीके से सप्लाई का भी यही है कि आप सप्लाई करना चाहते हो, सप्लाई एज अ सप्लायर वो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है और उसके पास एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड सेल भी है, तब जाके वो सप्लाई का हिस्सा बनता है. क्लियर है? प्राइस डिटर्मिनेशन. मार्केट के अंदर प्राइसेस कैसे सेट होती है? प्राइस वो होता है, प्राइस वो लेवल है जिस पे सप्लायर भी सेल करना चाहता है और कस्टमर भी बाय करना चाहता है, उसे कहता है मार्केट प्राइस किसी भी चीज के. ठीक है? और प्राइस में चेंजेस आते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके. फिर ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई, तो फिर ऑनवर्ड्स बाद में सब कुछ देखेंगे जब यूनिट को मैं स्टार्ट करने लगा हूं, क्योंकि हर चीज डिटेल के अंदर पढ़ेंगे हम.